नमस्कार साथियों, आज मैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मानव आहार नाल पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ एनएमएमएस जो है उसके अंदर और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बैठ सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, वीडियो को स्किप न करें और हर क्वेश्चन ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन हमने लिया है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहले ऑप्शन में दिया है अग्नाशय, दूसरा है यकृत, तीसरी है थायराइड और है एड्रेनलिन। तो साथियों, ये जो लीवर है यानी कि ये जो यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है यानी कि ग्रंथि है, और ये एक पित्त रस छोड़ती है। कौन सा रस स्त्रावित करती है? पित्त रस, और पित्त लवण दोनों स्त्रावित करती है। और पित्त रस के अंदर पित्त वर्णक भी होते हैं, बिरुलुबिन और बिलुवर्डिन। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी सबसे बड़ी है, तब आपको थायराइड करना है। तो साथियों, जो थायराइड है ये अंतःस्त्रावी, ध्यान रखिए, अंतःस्त्रावी में सबसे बड़ी। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको सबसे बड़ी ग्रंथि में लीवर यानी कि यकृत पर टिक लगाना। तो लीवर इज द हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन लीवर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है साथियों, सभी क्वेश्चन मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो देखिए, भोजन का जो पाचन है हमारे मुख से शुरू हो जाता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो साथियों, हमारा जो पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, यानी कि भोजन का पूर्ण पाचन आपके छोटी आंत में हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि पहला जो इस प्रश्न का जो आपका आंसर है, मुख्यतः जो पाचन है वो आपका छोटी आंत में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। मुख के अंदर जो पाचन होता है आपका, जो कि कार्बोहाइड्रेट जो है, आपका जो स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है, उसके ऊपर काम करता है। आपके लार के अंदर जो टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, यानी कि स्टार्च का पाचन हो जाता है आपकी मुख से, ठीक है। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन यानी कि मुख्य जो पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो होता है अपनी छोटी आंत में। ओके, अगला क्वेश्चन है साथियों, वह एंजाइम जो पायसीकृत वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो जो पायसीकृत वसा क्या है? जो हमारी जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं उसके ऊपर जो हमारा पित्त लवण कार्य करता है, जिससे वो छोटी छोटी बूंदे में टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन पायसीकृत वसा। और उस पायसीकृत वसा को एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। ये है लाइपेज, उसको ग्लिसरॉल यानी कि वसी अम्ल और फैटी एसिड यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो लाइपेज एंजाइम ये कार्य करता है इसके ऊपर, वसा के ऊपर। और कौन सी वसा? पायसीकृत वसा, यानी कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है। कौन तोड़ता है? पित्त लवण। ध्यान रखना, कौन तोड़ता है? पित्त लवण। तो ये हमारा इसका आंसर होगा लाइपेज। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन सभी मजेदार है आपकी कंपटीशन को लेकर। अगला है, यकृत द्वारा स्त्रावित और पित्ताशय में संग्रहित, यानी कि यकृत स्त्रावित करता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है गाल ब्लेडर में, पित्त रस मुख्य रूप से के विघटन में सहायक है। तो अभी रिसेंटली बताया, पित्त रस और पित्त लवण मुख्यतः आपकी वसा को तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं? अभी बताया आपको, ये तोड़ते हैं वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। किसमें तोड़ेंगे? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें तोड़ेंगे? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी वसा किसमें टूटेगा? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। इस पे कौन सा एंजाइम कार्य करेगा? अभी बताया आपको, इसके ऊपर काम करेगा लाइपेज एंजाइम। कब करेगा? जब पित्त जो लवण है उसको पायसीकृत कर देगा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अगर छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेगा तो ये जो एंजाइम्स है लाइपेज, ये इसके ऊपर प्रॉपर कार्य नहीं कर पाएगा।
यानी इसको वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में नहीं तोड़ पाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वसा। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यानपूर्वक देखिए, मानव में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? आपको पहले ही बता दिया, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है आपका भोजन पचना। ओके, और यहाँ पे जो आपका जो स्टार्च जो होता है भोजन के अंदर, इसके ऊपर काम करेगा आपके लार के अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन या एमाइलोज, वो इस स्टार्च को तोड़ेगा माल्टोज में। किस में तोड़ेगा? माल्टोज शर्करा में तोड़ेगा। और इसको पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है? टाइलिन या एमाइलोज। ये ध्यान रखना, टाइलिन या एमाइलोज। ठीक है, ये मैंने तीर का निशान बनाया, टाइलिन एंजाइम कार्य करता है, उसका एक और नाम है एमाइलोज। और स्टार्च जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके कहाँ से हो जाता है? मुख से, मुख गुहा से, क्योंकि लार के अंदर एंजाइम्स होता है ये टाइलिन और एमाइलोज। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के पेट में आमाशय रस होता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो जो आमाशय जो रस है ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। साथ ही साथ आमाशय रस के साथ साथ इसमें एक हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, हमारी आमाशय ग्रंथियां होती है, वो क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करती है। तो आपका जो गैस्ट्रिक जूस है यानी कि आमाशय रस, वो भी यहाँ पे रिलीज होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होता है। और यहाँ पे एक एंजाइम्स भी रिलीज होता है जिसका नाम है पेप्सिन। याद रखना, उसका नाम क्या है? पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम भी यहाँ पे रिलीज होता है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम बनाता है जिससे जो पेप्सिन जो है वो एक्टिव हो जाता है और भोजन को यानी कि पाचन में, यानी प्रोटीन का जो पाचन है वो आपके आमाशय से शुरू होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन है वो सिंपल पेप्टाइड में, डाईपेप्टाइड में टूटते हैं। और इसके ऊपर एंजाइम कार्य करता है आमाशय के अंदर, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कार्य करता है? यहाँ पे भोजन के अंदर आए हुए हानिकारक जीवाणु को मारता है। साथ ही साथ इस HCl से जो आमाशय की जो परत होती है, म्यूकस है ना, वो इससे सुरक्षा करती है। और इस HCl की वजह से हमें एसिडिटी होती है और इसके समय हम क्या लेते हैं? एंटा एसिड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन आपके लिए रहा, पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण। तो आपके जो भोजन का सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है वो होता है साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय और मलाशय। तो हमारी जो छोटी आंत जो होती है उसके अंदर पाए जाते हैं दीर्घरोम। क्या पाए जाते हैं? दीर्घरोम, जिनको हम बोलते हैं विली। जिनको हम क्या कहते हैं? विली। ये विली क्या करते हैं? छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं। ये अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं, यानी कि फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं, जो कि आपके जो भोजन पचता है सबसे ज़्यादा छोटी आंत में, उस भोजन को, पचित भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि भोजन का अवशोषण करना इनका मुख्य कार्य है विली का, जो कि छोटी आंत में। तो सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण और पाचन भी छोटी आंत में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण पाचक रस बन जाता है, क्योंकि लीवर से पित्त रस आता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है, और आंत्र भी कुछ जूस छोड़ती है, आंतरी जूस, और पित्त लवण जो कि आपके लीवर से आता है। इसलिए यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन 8वां क्वेश्चन। ये रहा, छोटी आंत की भीतरी दीवारों यानी कि आंतरिक भित्ति में हजारों उंगलियों के आकार की अधो संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बता ही दिया इसका, उनको कहते हैं दीर्घरोम या विली। और विली ही भोजन को अवशोषण करने के लिए, पचित भोजन का अवशोषण करने के लिए जो सरफेस एरिया उसको बढ़ाती है। तो जो आपका विली यानी कि दीर्घरोम करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा 9वां प्रश्न, पाचन के बाद प्रोटीन में बदल जाता है, यानी कि प्रोटीन किस में टूटेगा? तो देखिए, जो प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करते हैं, और प्रोटीन जो है फाइनली हमारा एमिनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल में टूट जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर अमीनो एसिड, यानी कि जो प्रोटीन है वो फाइनली आपका किस में टूटेगा? अमीनो अम्ल में। किस में टूटेगा? अमीनो अम्ल में। ये याद रखना है, किस में टूटेगा? अमीनो अम्ल में, यानी कि एमिनो एसिड में। और इसके ऊपर काम करते हैं कौन से एंजाइम?
पेप्सिन कार्य करेगा, और कहाँ पे पेप्सिन कहाँ कार्य करेगा, पेट में यानी कि आमाशय में। और ट्रिप्सिन भी कार्य करता है। ट्रिप्सिन कहाँ कार्य करेगा, ये कार्य करेगा आपके छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में ट्रिप्सिन कहाँ से आएगा, ये आएगा अग्नाशय रस के साथ यानी कि अग्नाशय से। ठीक है, तो प्रोटीन फाइनली अमीनो एसिड में टूट जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 10वां क्वेश्चन की ओर। वो है शरीर में पाचन के लिए सही क्रम है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम मुख से भोजन लेते हैं, उसको कहते हैं अंतःग्रहण। फिर भोजन का पाचन होता है यानी कि पाचन होता है दूसरे नंबर पे। फिर पचित भोजन का छोटी आंत में अवशोषण होता है यानी कि ब्लड में मिला दिया जाता है उसको। जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन बदल जाता है आपके अमीनो एसिड में, और आपका जो वसा है वो टूट जाता है आपके वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। ये जो सिंपल जो फूड है इनका अवशोषण होता है, और ये अवशोषित जो भोजन है ब्लड से हमारी सेल तक पहुंचते हैं, हमारे अंगों तक पहुंचते हैं। इसको कहते हैं स्वांगीकरण। और आखिरी एंड में जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि अपचित भोजन है बड़ी आंत को धकेल दिया जाता है, और बड़ी आंत इसको बाहर छोड़ दी, इसको कहते हैं बहिस्राव। तो ये जो हमारा है सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर होता है पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर होता है स्वांगीकरण, और फिर होता है बहिस्राव। यानी कि इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं इनिगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन और ईगेशन। ये 5 चरण जो होते हैं हमारे भोजन को, हम भोजन के बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं वहां से लेकर वहां तक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन है साथियों, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, अभी मैंने इसका कार्य आपको बता भी दिया है। ये जीवाणु को मारता है जो भोजन के साथ आमाशय में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को मारता है। साथ ही साथ ये जो है पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन पे कार्य करते हैं उनको एक्टिव कर देता है। ठीक है, और ज़्यादा जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज हो जाता है उस समय हम क्या करते हैं, एंटासिड टेबलेट लेते हैं। ओके, और जो म्यूकस जो होता है बलगम, जो कि हमारे आमाशय की लेयर होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारी आमाशय की लेयर की सुरक्षा करती है। अगर वो प्रॉपर सुरक्षा नहीं करेगी तो आमाशय में अल्सर हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब 12वां क्वेश्चन साथियों हम बढ़ते हैं, जो कि है आमाशय द्वारा स्त्रावित म्यूकस। देखिए यहाँ पे ये 7th क्लास में MUCOUS है, और 10th क्लास की NCERT में म्यूकस की स्पेलिंग है MUCUS। ठीक है, तो आप देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। म्यूकस MUCUS भी रहे तो कोई इश्यू नहीं है। तो यानी कि जो म्यूकस की मुख्य भूमिका क्या है, तो ये आमाशय की परत की सुरक्षा करता है। ओके, किससे करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ध्यान रखना किससे करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां प्रश्न है, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम्स में कौन सा उत्तरदायी है, एरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। तो देखिए ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये तो प्रोटीन पे काम करते हैं, और रेनिन जो है बच्चों के अंदर दूध को पचाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो रेनिन जो है ये किसको पचाता है, दूध को। ठीक है, तो दूध के अंदर प्रोटीन जो है उसके ऊपर रेनिन काम करेगा। ओके, ठीक है, रेनिन काम करेगा किसके ऊपर, दूध के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेनिन करेक्ट आंसर। अगला जो है 14वां प्रश्न ये रहा आप सभी के लिए, मानव आहार नाल में बड़ी आंत की क्या भूमिका है। तो देखिए छोटी आंत पाचन करती है, भोजन को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन बड़ी आंत भी कुछ तो करती होगी। तो बड़ी आंत जो अपचित भोजन जो छोटी आंत में नहीं पचा, उसमें कुछ लवण और जल हैं या कुछ विटामिन से उनको अवशोषित करती है। ओके, तो यानी कि जो आपका भोजन में लवण, जल और विटामिन का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण करती है। कौन, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ठीक है, भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, और पचित भोजन का स्वांगीकरण जो ब्लड है वहां से भोजन अपने अंगों तक पहुंचता है, इसको स्वांगीकरण कहते हैं। तो अब आप समझ गए हम जो खाते हैं पीते हैं वो सारा अपने अंगों तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 15वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, वह प्रक्रिया जिसमें पचा हुआ भोजन आंत्र भित्ति की रक्त वाहिकाओं में जा सकता है कहलाता है। यानी कि पचा हुआ भोजन आंत्र भित्ति की रक्त वाहिकाओं में जा सकता है, तो इसको बोलते हैं हम, देखो ईगेशन तो होगा नहीं, स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन। तो देखिए
हमारी आंत्र वाहिकाओं में जा रहा है तो वो कहलाएगा अवशोषण। क्या कहलाएगा? अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। और ये जो हमारी आंत्र वाहिकाओं में गया ना, वाहिकाओं से अंग तक पहुंचना कहलाता है असिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। तो हमें पूछा गया है आंत्र की भित्ति की रक्त वाहिकाओं में जा सकता है, वह क्या कहलाएगा? अवशोषण। ठीक है, तो वो कहलाएगा अवशोषण। अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां प्रश्न ये रहा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए मैंने पहले ही बोला आपको, कार्बोहाइड्रेट जो आपका पचता है वो होता है मुख से, क्योंकि स्टार्च जो होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है वह टूटता है डाइसेकेराइड यानी कि माल्टोज में। लेकिन यहाँ पूछा गया प्रोटीन, तो प्रोटीन आपका पेट में पचता है। तो याद रखना प्रोटीन कहाँ पचता है? पेट यानी कि आमाशय में। ओके, आमाशय में शुरुआत होती है प्रोटीन के पचने की। जबकि अगर पूछा जाए कि वसा कहाँ से पचेगा, तो वसा आपकी छोटी आंत से पचेगा। ठीक है, वहां से शुरू होगा, क्योंकि उसके ऊपर उसको छोटी छोटी बूंदों में पित्त लवण तोड़ेगा तभी पचेगा। ठीक है, तभी वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटेगा। तो आमाशय में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत होती है मुख गुहा में, जबकि प्रोटीन जो है वो आमाशय में, और वसा जो है आपकी छोटी आंत में पचता है। ठीक है, 17वां प्रश्न है, आमाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है? पहले ही बता दिया, आमाशय रस में होता है ट्रिप्सिन। ओके, ट्रिप्सिन किस पे कार्य करेगा? ये कार्य करेगा प्रोटीन पर। ओके, ये प्रोटीन पे कार्य करेगा। और कहाँ कार्य करेगा? ये करेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ कार्य करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, ठीक है, ट्रिप्सिन होता है आमाशय के अंदर एंजाइम जो कि प्रोटीन को तोड़ेगा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, यकृत शरीर में किससे संबंधित अंग है? तो जो लीवर है, आपके पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय है जो कि मिश्रित ग्रंथि है, आपके सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लारी ग्रंथियां, ये सब पाचन से संबंधित है। तो आपके पाचन तंत्र से संबंधित हैं। ओके, लीवर पाचन तंत्र से संबंधित अंग है। ठीक है, नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, आमाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो पहले ही बता दिया, आमाशय रस के अंदर होता है आपका ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को तोड़ेगा। किसके अंदर? प्रोटीन पे काम करेगा। ठीक है, प्रोटीन टूटेगा आपका एमिनो एसिड में। ओके, प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड में, वसा टूटेगा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो देखिए अभी जस्ट बताया, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है वो होता है एसिनी वाला पार्ट। एसिनी वाला पार्ट जो है ये आपके पाचक रस यानी कि पाचक जूस रिलीज करता है, जो कि आपका अग्नाशयी रस। कौन सा रस? अग्नाशयी रस। एक होता है इसका लेगरहैंस का दीप समूह। लेगरहैंस दीप समूह क्या करता है? ये छोड़ता है हार्मोन को। किसको छोड़ता है? हार्मोन को। और कौन से हार्मोन? आप जानते हैं, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन। तो ये अग्नाशयी जो है मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों का काम करती है। एसिनी जो वाला पार्ट है ये बहिस्त्रावी का, और लेगरहैंस दीप जो है अंतःस्त्रावी के रूप में आपकी जो हार्मोन है वो रिलीज करते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन है ना, ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है, इसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है। ग्लूकेगोन हार्मोन है ऐसे। नेक्स्ट जो 21वां क्वेश्चन है, हमारे भोजन में किसके अभाव से रतौंधी रोग हो जाता है? तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रेटिनॉल नाम है इसका। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है। डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो ए की कमी से ध्यान रखना रतौंधी। ओके, बी की कमी से बेरी। बी की कमी से कौन सा रोग? बेरी। और सी की कमी से आपका हो जाएगा कौन सा रोग? स्कर्वी। और डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स। ये याद रखना है आपको, डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, तो आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए इसमें। अगला जो है 22वां क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोफिल, इसी तरह से टमाटर के अंदर लाइकोपिन होता है, इसलिए वो लाल होते हैं। गाजर के लाल रंग के पीछे क्या कारण है, यानी गाजर का रंग लाल क्यों होता है? तो गाजर का जो लाल रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण।
एक कई बार केराटिन भी प्रश्न आ जाता है, तो केराटिन जो है वो है प्रोटीन भी है अपने नाखून के अंदर केराटिन, ठीक है। तो यहाँ पे केरोटिन है, तो केरोटिन याद रखना है, ठीक है। अगला है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो जो हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रकार का रक्तवर्णक है, जिसके कारण हमारा जो रक्त है वो लाल होता है, और इसके अंदर प्रोटीन होता है, वो होता है ग्लोबिन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन, याद रखना, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। और इसके अंदर पूछा जाए हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व होता है, तो वो होता है आयरन, ठीक है, आयरन। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, ब्लड की कमी से। ओके। अगला प्रश्न है आंख का जो विशिष्ट रंग है, यानी कि अलग अलग आंखें होती, किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है, किसी की नीली होती है। तो आंख का जो विशिष्ट रंग जो है वो होता है आइरिस के कारण। किसके कारण? आइरिस के कारण। आइरिस अलग अलग कलर की होती है, इसलिए आंख का जो रंग है वो अलग अलग होता है, ठीक है, आइरिस के कारण। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, तो ये आपको बता ही दिया मैंने, ग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता जो है आंख के किस हिस्से को देता है, यानी कि नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा दिया जाता है? देखिए लेंस, कॉर्निया, रेटिना और प्यूपिल। तो साथियों ये जो कॉर्निया जो है, लेंस की जो बाहर का जो झिल्ली है वो कॉर्निया है, उसी को दान किया जाता है नेत्रदान में, पूरी आंख दान नहीं की जाती है। तो आपको याद रखना है क्या है? कॉर्निया, कॉर्निया दान किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया, यानी कि शुगर का एल्कोहल में बदलना। तो शुगर का एल्कोहल में बदलना फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहलाता है। जो शर्करा जो होती है शुगर, वो किस में बदल जाती है? एल्कोहल में। किस में बदल जाती है? एल्कोहल में, ठीक है। इसको बोलते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन, जो कि वायु की अनुपस्थिति में होता है, फर्मेंटेशन होता है, किण्वन कहते हैं इसको हिंदी में। अगला है 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या श्वास प्रणाली और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है? तो यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम दोनों का कॉमन अंग कौन सा है? तो ये जो हमारा जो ग्रसनी है, ठीक है, ये जो ग्रसनी है ये हमारे दोनों ही अंगों का हिस्सा है, यानी कि हमारे आहार नाल के जो ऊपर वाले पार्ट का भी हिस्सा है, प्लस हमारी जो श्वास नाल है यानी ट्रेकिया उसके ऊपर का भी हिस्सा है। अब कई बार एपिग्लोटिस यानी घाटी द्वार भी आता है। तो घाटी द्वार ये जो कि ये एंश्योर करता है कि जो भोजन है वो श्वास नली में प्रवेश न करे, इसलिए उसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं हमारे शरीर का। इसको एपिग्लोटिस को यानी घाटी द्वार को। यहाँ ग्रसनी है दोनों ही के अंदर, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, PHARYNX। अगला क्वेश्चन है साथियों, फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो हमारे जो लंग्स से हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, तो उसकी जो ट्रेकिया, ट्रेक्यूल्स और ब्रोंचियोल्स जो होती हैं वो फाइनली छोटी छोटी गुब्बारे लायक संरचनाओं में टूट जाती है, और यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये इसको कहते हैं एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई जो है हमारे लंग्स की यानी कि जो हमारे फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है एक लंग्स के अंदर, ठीक है, इसीलिए संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। यहीं पे गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसी के ऊपर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो हीमोग्लोबिन है, यहीं से ऑक्सीजन लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण जो साइंस के क्वेश्चन देखे। आप इसी तरह के क्वेश्चन चाहते हैं साइंस के या विभिन्न प्रश्न के, तो चैनल पर जुड़ें और इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदे मिले, और कोई भी अच्छा सा आप प्यारा प्यारा कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।